के जला देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये इतिहास ही रहा है, उनका चरित्र यही रहा है। वहाँ बलात्कारियों का स्वागत होता है, फूल मालाएं डाली जाती हैं, वहाँ पे पीड़िता को एक बहन बेटी पिछवाड़ा लाल कर देते हैं हम लोग अगर काम नहीं होता है। यहाँ के युवाओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने विधायक से सवाल पूछ ले कि हमारे ज़िले में, हमारे विधानसभा में हॉस्पिटल काहे नहीं है, वेंटिलेटर काहे नहीं है, दवाइयाँ काहे नहीं, इतनी हैसियत नहीं है क्या बिहार के लड़कों की। आप सत आप देख रहे हैं वन वॉच इंडिया राष्ट्र की बात आपके साथ। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको पूरा भारत जानता है, जिनका नाम है विनय दुबे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार का दौरा कैसे हुआ और बिहार कैसा लगा आपको अभी आने में? देखिए, बिहार में कोई पहली बार नहीं आया। उससे पहले जब शाहीन बाग शुरू थी, सब्जी बाग हो चाहे किशनगंज हो, बिहार मैंने काफ़ी समय दिया है। यहाँ के जो युवा वर्ग है, ख़ास तौर पे जो सोशल एक्टिविस्ट का एक तबका है जो हमेशा गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाता है, वो मुझसे जुड़े रहे हैं हमेशा से। चाहे लॉकडाउन में मज़दूरों के लिए मदद हो, उनके साथ मिलके मैंने पूरे आंदोलन हमेशा से किए हैं। तो बस ये मेरी जो विज़िट है, उनकी मुलाकात की है। वो कुछ चाहते थे, सोच रहे थे, उसको लेके प्लानिंग थी। तो एक मार्गदर्शन के तौर पे मैं भी उनसे सीखता हूँ। एक छोटी सी टीम की मुलाकात है और शाम तक मैं वापस मुंबई चला जाऊँगा। जी, सबसे पहले आप जब यहाँ आए हैं तो बिहार में आप बिहार में जिस तरीके से चुनावी माहौल है और चुनाव होने को है, तो आप नीतीश कुमार को कैसा चेहरा मानते हैं बिहार की जनता के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता वो कैसा चेहरा है, वो तो बिहार की जनता तय करेगी जी। लेकिन मैं कल बनारस से सिर्फ विकास देखने के लिए मैं सड़क मार्ग से आया जी। मैं फ़्लाइट ले लेता, 2,000 रुपये की, 2,500 रुपये की टिकट होती है, मैं पटना लैंड हो जाता, सीधा होटल आ जाता। बट मुझे देखना था कि ज़मीनी स्तर पे जो वादे करती है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी, क्या वो हकीकत है। जब मैं बनारस से निकला था तो मेरे जीपीएस में 6 घंटा दिखा रहा था समय, 6 से 7 घंटे कुछ दिखा रहे थे। मुझे 13 घंटे लग गए पटना पहुंचने के लिए। आप समझिए रोडों की हालत इस तरह की है कि हम 40-50 से ज़्यादा की स्पीड पे नेशनल हाईवे पे जा नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये विकास का एक अचीवमेंट है, नीतीश जी का अचीवमेंट है कि उन्होंने रोड इतने खूबसूरत बनाए हैं कि आप गाड़ी तेज़ चला ही नहीं सकते हो। खड्डे इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ एक्सीडेंट की उम्मीद ही नहीं कर सकते, कोई आदमी गाड़ी के सामने आ ही नहीं सकता है, गाड़ी की स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। ये इसी का सबसे बड़ा कारण है कि आज बिहार की जो स्पीड है आर्थिक तौर पे, इसके लिए पीछे है। यहाँ पे रोज़गार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो है सरकार, वो तो दावा करती है कि बिहार में हमने बहुत विकास किया है। विकास किए होते तो हमें ना मुंबई में मज़दूरों के लिए आवाज़ नहीं उठानी पड़ रही होती। आज यहाँ के युवाओं को मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप क्यों पलायन करते हैं, क्यों जाके मराठियों की मार खाते हैं, गुजरातियों की गालियाँ खाते हैं? आप पूछिए ना, अपने सरकार की इतनी औकात नहीं है क्या, आपके यहाँ के बिहार के सरकार की प्रशासन की, खास तौर पे नीतीश जी की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने लड़कों को आप रोज़गार दे दो? काहे हमारे मुंबई भेज देते हो, मुँह उठा के चले आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए गलत बात नहीं लीजिएगा इसको, एक मेरी तरफ से तंज है कि भाई आप अपने युवाओं को नहीं पाल पा रहे हो। आप देश, अपने बिहार का बोलने का मतलब है कि यहाँ ही अगर इंडस्ट्री रहता है, यहीं सारा फैसिलिटी रहता तो यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते थे। सर, परिवार कौन छोड़ना चाहता है? मैं मुंबई से इस समय हूँ, मैं हमेशा ट्रैवल पे रहता हूँ। एक 4 दिन के बाद मुझे मेरे बच्चों की, मेरी पत्नी की, मेरे माँ बाप की याद आने लगती है। सोचिए ना, यहाँ के युवा जो हैं खास तौर पे 2-2 3-3 साल वहाँ पे मेहनत करते हैं, डे नाइट खट जाते हैं, उनको क्या परिवार की याद नहीं आती है? अगर समझिए यहीं पे उनको कंपनी होती, इंडस्ट्री होती, तो क्यों जाते हो दूसरे राज्यों में और वहाँ जाके अपमानित होते हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही, मेहनत करने के बाद भी गालियाँ खा रहे हैं। कौन गाली दिला रहा है? लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, भाजपा है, यही लोग हैं ना जी। तो आप उम्मीदवार जब चुनना होता तो उसमें आप धर्म पे आ जाते हैं कि भाई हम अपने जात को देंगे। तो फिर मुंबई जब आप इस तरह से, अब बिहार की जनता उसके लिए सबसे बड़ी आरोपी है। आपने चुना ही ऐसे व्यक्ति हो गए जो आपको धर्म के नाम पे लड़ाएगा, जो आपको दूसरी चीज़ की, मतलब काम छोड़ के सारी चीज़ें करेंगे वो। जब आप लोगों ने चुना ही ऐसा, तो आइए बिहार के। तो युवाओं को मेरा एक सवाल है कि अगर अभी भी आप नहीं जागते हैं तो हम हैं वहाँ पे। बताइए, मेरा घर है, मैं महाराष्ट्र का पैदा हुआ हूँ, मुंबई का पैदा हुआ हूँ। मुझे अगर मेरे राज्य में मेरी अगर कोई नौकरी है तो पहला हक मेरा है, क्योंकि वो भूमि मेरी है। मैं बिहार आके अपना हिस्सा नहीं लूँगा कि नहीं मुझे यहाँ की कंपनी यहाँ की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है, पहली प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए। अब हमारा हक आके छीनेंगे मराठियों का, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो यहाँ एक तेजस्वी यादव को आप जानते होंगे, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। इससे पहले भी तो कितनी बार सरकारें आई, कितनी नौकरी दे दी? 10 लाख बोल रहे हैं आप मुझे, मैं बोलना, देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ ना, मैं यहाँ राजनीतिक तौर पे बात करने आया हूँ। सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं जी। इतने साल से उनकी सरकार थी, काहे नहीं नौकरी दे दिया?
आज भाजपा भी वही है, आप भी वही, आने के बाद आप भी राजनीति में आ जाएंगे, यादव हावी हो जाएंगे। अगर ये हैं भाजपा आती है तो ठाकुर ब्राह्मण हावी हो जाते। क्या है यार ये सब? महाराष्ट्र में ये सब क्यों नहीं होता है? यानी कास्टिज्म फैला हुआ पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा तरीके से। इसी का कारण है कि भारत में सबसे जो निचला राज्य आता है वो बिहार आता है। क्यों आता है? हमारा मुंबई क्यों नहीं आता? हम क्यों वहाँ पे हम जात बिरादत नहीं देखते हैं? जो काम करेगा हम उसे चुनते हैं और कॉलर पकड़ के काम कराते हैं, और विधायक और सांसदों के ना पिछवाड़ा लाल कर देते हैं हम लोग अगर काम नहीं होता है। यहाँ के युवाओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने विधायक से सवाल पूछ ले कि हमारे ज़िले में, हमारे विधानसभा में हॉस्पिटल काहे नहीं है, वेंटिलेटर काहे नहीं है, दवाइयाँ काहे नहीं। इतनी हैसियत नहीं है क्या बिहार के लड़कों की? ये तो बिहार की बात हो गई। अब बात करते हैं यूपी की जिस तरीके से यूपी में हो रहा है, हाथरस में जिस तरीके से हुआ, उसके बाद अन्य कई दल गए, जैसे राहुल गांधी भी गए, उनके साथ जो बर्ताव किया गया, कल संजय सिंह के साथ जो बर्ताव किया गया, और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे उनको मारा जा रहा, जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही है अपनी, इसके बारे में मीडिया को एंट्री नहीं थी। कुछ मीडिया वो अंदर लेने जा रहा था, उनको एंट्री नहीं मिला गया। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस मैटर में? सर समझिए, आज से अगर 2014 के पहले की स्थिति आप देखो, एक गाड़ी पे पत्रकार लिखा हुआ व्यक्ति प्रशासन हिला देता था। वो ये नहीं देखा चाहता आप नेशनल चैनल के हैं कि लोकल हैं, या साधारण से दैनिक हैं कि साप्ताहिक पत्रकार है। एक पत्रकार का एक डर था, एक खौफ था, क्योंकि वो लड़ते थे, दलाली करने लग गए। नेशनल चैनल वाले जितने भी हैं वो सब आप समझिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने लग गए। इसी के लिए पुलिस की हिम्मत बढ़ी कि वो लाठी लेके उन पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा के मारे हैं खेतों में। नहीं तो किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती कि पत्रकार को उठा के देख ले। उनको पता है ये मार खाएंगे और मेरे ही मालिक के पास जाके चिल्लाएंगे, जो उनका मालिक बैठा है दिल्ली में, उन्हीं के पास जाके। इसके लिए उनके हौसले बुलंद हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, इनकी औकात ही यही है। सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते, ये सिर्फ लाठी ऐसे ही जवाब देंगे। आपको लगता नहीं कि ये डिक्टेटरशिप लागू करने के जैसा हो रहा है देश में? सर लागू हो रहा है, हो चुका है। कहाँ है आप बताइए ना। अगर आप कैंडल मार्च निकालते हैं, आपको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि आप एक बेटी के इंसाफ के लिए निकले हैं। आज जो संजय सिंह पे कालिक पोती गई है या उन पे रिंग फेंका गया, काहे फेंका गया? वो कौन सा वहाँ पे दंगा कराने गए थे? और जो दंगा कराता है उसको Y+ सिक्योरिटी देते हैं। कपिल मिश्रा को देखिए, दिल्ली वाले बड़वे को दिया है ना उनको, भैया पूरा आग लगा दो, जला दो, ये कर दो, काट डालो, मार डालो, गोली मार डालो। ऐसे लोगों को Y+ सिक्योरिटी दी जाती है इस देश में। और अगर आप एक बेटी के लिए इंसाफ निकालते हैं, हाथ में कैंडल है और एक बोर्ड लगाए कि बेटी को इंसाफ दो, उस पर लाठियाँ चलाई जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक डॉक्टर अगर सवाल पूछे तो उस पर NSA लगा दिया जाता है। डिक्टेटरशिप तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब किस दुनिया में ये देखा गया डॉक्टर कफील के मैटर में आपने बहुत आवाज़ें बुलंद की, और उसका ये फल मिला कि डॉक्टर कफील जी आज बाहर हैं। तो आपने वो आंदोलन किस तरीके से शुरुआत की, थोड़ा सा संक्षेप में बता दे तो? देखिए, मैं खुद जेल में रहा हूँ सर, हमेशा जाते आते रहता हूँ। मेरा विवादित नेचर रहा है और जेल मेरा लिए दूसरा घर है। जब मैं जाता हूँ तो मुझे परिवार की याद आती है, मेरी बेटी है। मैं 14 दिन बांद्रा के लास्ट जेल में रहा। बाहर आने के बाद मुझे लगा यार, जब मुझे पीड़ा हो सकती है, वो बंदा 8 महीने से जेल में है, उसको तो क्या बीत रही होगी। वो एक सिमिलैरिटीज़ हमारी कैदी और कैदी का एक जो मनोविचारिक एक जुड़ाव होता है वो हो गया। मुझे लगा कि नहीं, एक आवाज़ उठानी चाहिए और निकालनी चाहिए। इनके साथी जिनके साथ इन्होंने मंच साझा किया, आम आदमी पार्टी, कन्हैया कुमार, चंद्रशेखर जी, सब साइलेंट। यार अगर आज आपके साथ बैठा हूँ, अगर आप पे कुछ विपत्ति आए ना, सबसे पहले मेरा दौड़ के आने का अधिकार बनता है, क्योंकि आप मित्र हैं मेरे। बट ऐसे लोग जो उनके लिए आगे नहीं आए, तो एक सन्नाटा था देश के अंदर। कफील खान का नाम बहुत कम लोग, चुनिंदा लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ले रहे थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं एक देश में वो माहौल बनाने की ज़रूरत है। और उसी का नतीजा था कि कोर्ट को ये महसूस हुआ कि नहीं, इसकी बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि वो आवाम की बात है, जनता की बात। आपने जब आवाज़ उठाई तो उसके बाद काफ़ी मामला काफ़ी तूल पकड़ा, काफ़ी ट्रेंड में आता गया। उसके बाद कई लोगों, बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, उनके आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बातें की। देखिए, आप अगर सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, जनता समझती है। आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब गूगल पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये साला जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है। आज सब दिमाग से और मोबाइल से स्मार्ट हैं। तो जब एक अच्छी चीज़, अच्छी मुहिम आप उठाओगे ना, तो लोग समर्थन करते हैं। डॉक्टर कफील के केस में वही हुआ। बहुत सारे लोगों को मामला ही नहीं पता था कि आखिर वो क्यों जेल में है, क्या कारण है, डॉक्टर कफील खान है कौन। तो जब ये ट्रेंड किया गया, लोगों को बताया गया कि भैया एक बेगुनाह इंसान है, सरकार से लड़ते हुए जेल में है, तो आज उसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं यार, अगर 10 लोग मिलकर लड़ रहे हैं तो 11वां भी हम लोग हैं। तो इस तरह से लोग जुड़ते गए और ये माहौल बन गया पूरा। कल बीते दिनों, कुछ दिन पहले, इसी के लिए, क्योंकि वो बलात्कारियों की पार्टी ही है। वहाँ बलात्कार करने वाले को आपको Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन जिसकी पीड़िता है उसके परिवार को चुन चुन के मारा जाएगा। किसी को ट्रक के नीचे डाल देंगे, किसी को केरोसिन डाल के जला देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये इतिहास ही रहा है, उनका चरित्र यही रहा है। वहाँ बलात्कारियों का स्वागत होता है,
फूल मालाएं डाली जाती हैं, हमें पीड़िता को एक बहन बेटी का इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उस पार्टी से अपेक्षा क्या करोगे सर? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए, उनके ठाकुर जो आरोपी हैं उनके परिवार से मिलने के लिए, उनके साथ अत्याचार। भैया एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है? शादी नहीं हुई ना, तो आपको ना एक बेटी का दर्द एक बेटे का दर्द नहीं पता चलेगा। आप न्यूज़ कवर करने जाते होंगे, देखते होंगे अस्पताल में एक ऑक्सीजन की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, वो बाप रो रहा है, आपके लिए वो न्यूज़ है, बट वो बाप की पीड़ा आपको फील नहीं होती होगी, आपकी आंख में आंसू नहीं आते होंगे उस तरह से। जिसके साथ परिवार नहीं है, सोचिए ना, ये बे औलादों की सरकार है, उनको क्या पता बेटी क्या होती है, बेटी की इज्जत क्या होती है। योगी जी की कौन सा उनका इज्जत है जी। बच्चे क्या होते हैं, परिवार माँ बाप क्या होते हैं। तो वो मानवीय उनके अंदर संवेदनाएं है ही नहीं, तो आप उससे उम्मीद मत करिए। आप ना कोहली के हाथ में चोट लगी तब देखिए मोदी जी कैसे उसको ट्वीट करेंगे कि भाई कोहली जी को जल्द रिकवर करने की शुभकामनाएं। बेटी जिंदा रेप हो गया, उसका हत्या हो गई, जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल के, हिंदू धर्म के खिलाफ जाके बॉडी जलाई गई। हिंदुत्व की बात करते हैं ना मोदी जी, कहाँ चला गया हिंदुत्व? रात में किसकी बॉडी जलाई जाती है, वो भी पेट्रोल डाल के। लड़की को हल्दी लगाया जाता है, कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं होती, हमारा नियम है वो हिंदू धर्म में, काहे नहीं करने देगा। और आप हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू समाज की बात करेंगे, तो ये दोगलापन है ना मोदी जी का। और मोदी जी से, योगी जी से बड़ा दोगला इस देश में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लास्टली आप बिहार के लोगों को किस मुद्दे पे वोट देने के लिए कहेंगे? भैया आप लोग मुंबई, उत्तर प्रदेश, मतलब आप लोग गुजरात, महाराष्ट्र ना आए, बस इतना सा निवेदन है। अपने विधायकों सांसदों को कॉलर पकड़ के यहाँ इंडस्ट्री लगवाओ यार। युवाओं आप में ताकत है, आप लोग देश बदल सकते हैं। सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता उनके अंदर ताकत है, हिम्मत नहीं है, बट निकालिए तो सही। हम महाराष्ट्र वाले यार विधायक के कान के नीचे बजा देते हैं, आप लोग हिम्मत तो करिए, मारिए मन, मतलब संवैधानिक तरीके से सवाल पूछिए जो संविधान ने अधिकार दिया है, बट जागरूक बनिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए और इतना बदलाव कर दीजिए कि हम लोग उदाहरण दें कि भाई विकसित हो तो बिहार जैसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ विनय दुबे जी ने अपनी खास बात रखी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हम चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।